जय हिंद साथियों, परीक्षा वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पर मिलता रहेगा। वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सेशन जो है यह जानते हैं आप ही लोग कि परीक्षा वाटिका की तरफ से ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। तो अब एक नया सीरीज लेकर आए हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आपको अभ्यास कराए जाएंगे। तो आज का सेशन जो होगा इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा, जिसमें क्लास 1 to 5 जो प्राइमरी स्कूल है और क्लास 6 to 8 यानी मिडिल स्कूल, दोनों के अभ्यर्थियों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें 50 प्रश्नों का अभ्यास करवाया जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग। आज पॉलिटी का सेशन है तो पॉलिटी का 50 प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में, और अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस तरह से लेकर के आएंगे। इसी तरह यह रिपीटेंस चलता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सूची। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है, और राज्य सूची का विषय जिन पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं उनसे होता है। इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थी पहले, कितने टोटल 66 प्रविष्टियां थी, जिसकी वर्तमान संख्या घटकर 59 हो गई है। कितना 59। और इसमें क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, कारागार, होटल, बाजार, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। यहां पर आप ऑप्शन सी देखिए, संघ सूची, आपको बता देते हैं। तो संघ सूची में जो है ये राष्ट्रीय विषय जो होता है, राष्ट्रीय महत्व के विषय वो शामिल होते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, युद्ध हो गया और शांति का विषय हो गया, विदेश से संबंध कैसा चल रहा है वो सब हो गया, रेलवे, वायु परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाकघर, तार, तेल, इन सब से संबंधित होता है संघ सूची का विषय। समवर्ती सूची की बात की जाए अगर जो, तो समवर्ती सूची में शामिल होता है इसमें जिसमें भ्रमण का मॉडल हो या फिर आयोजन हो, शिक्षा से संबंधित विषय हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, और समाचार पत्र हो, कारखाना हो, दंड विधि, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह उत्तरदायी होती है विधानमंडल के प्रति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और केंद्र के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो प्रेसिडेंट के प्रति, किसके? राष्ट्रपति के प्रति यह उत्तरदायी होते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव हो जाता है जब अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। कितने? टोटल 6 राज्य में। कौन कौन है वो राज्य? तो वो है, यहां आपको बताते हैं। वे राज्य हो जाएंगे कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा कौन सा? बिहार, चौथा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पांचवा हो जाएगा तेलंगाना और छठा कर्नाटका। हाँ, विधान परिषद के सृजन या उत्साजन की प्रक्रिया में यह उल्लेख किया गया कि भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद 169 में उल्लेख है किसका? विधान परिषद का। और संबंधित राज्य के विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद जो है साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या उत्सादन करता है, निर्माण करता है। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। इसी तरह अगर संसद की बात की जाए तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन हो जाता है। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 171 में हो जाएगा। और विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या की अगर बात पूछी जाए किसी भी एग्जाम में तो वो 40 हो जाएंगे, मिनिमम 40, यानी 1/3 होना जरूरी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 होने आवश्यक हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 इसमें लिखा गया है
राष्ट्रपति पद का उल्लेख है इसमें। और अनुच्छेद 53 जो है आर्टिकल 53, इसमें लिखा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। इससे संबंधित आर्टिकल 74 भी है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपने विवेक कृत्य को छोड़कर सभी कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए कि पूरा मुखिया प्रधानमंत्री और संसद भवन के, लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। राष्ट्रपति एक स्टंप बनकर रह जाएगा, मुहर बन के रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987 इसके द्वारा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। कौन सा? 25वां राज्य बना था गोवा भारत का। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत जो है पुर्तगालियों को कब्जे से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का देश प्रमुख है? इसका प्रमुख कौन हो जाएगा? तो अभी बताया आपको, यह ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द इसको सम्मिलित किया गया है? यह सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द इसमें ऐड किया गया था। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कितना? अगर पूछा जाए तो एक ही बार संशोधन हुआ था, जो बेरूबारी बनाम मद्रास राज्य विवाद 1960 ईस्वी में हुआ था, जो केस चला था इसमें। इसमें भाग नहीं माना गया था। और 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट माना था। किसमें? केशवानंद भारती केस में। और प्रस्तावना संविधान का दर्शन कहलाता है, आत्मा कहलाता है, कुंजी कहलाता है, जन्म कुंडली कहलाता है। ये सभी प्रस्तावना कहलाते हैं। ये सब वर्ड आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार से, ऑप्शन ए। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम दिया गया है और मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 191 क्लॉज एफ के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 एक क्लॉज एफ के अंतर्गत आता है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत छठी स्वतंत्रता के अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा यह लाया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कहां से लिया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इससे संबंधित सभी टॉपिक्स को बताते जाएंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी। ये नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित हुआ था। 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले हैं, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आंसर हो पाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य को उनके बढ़ते क्रम में इस कोई सही नहीं है, क्योंकि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य उनके घटते क्रम में अगर जो व्यवस्थित किया जाए तो सही विकल्प होना चाहिए। कौन कौन सा बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश जहां पर कुल 80 लोकसभा सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र जहां पर कुल 48 लोकसभा सीट है। तीसरे स्थान पर आएगा वेस्ट बंगाल जहां पर कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। अगला हो जाएगा बिहार। बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। नेक्स्ट राजस्थान, यहां पर कुल 25 लोकसभा सीटें। और अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसमें 29 लोकसभा सीटें हैं। यहां आपको बता दी 7, लगभग 5, 6, 7 ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आरोही क्रम पूछेगा तो देख लीजिएगा, अवरोही क्रम पूछेगा तो देख लीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कितना लोकसभा सीटें किस राज्य में अभी है। ये घटते बढ़ते रहेगा तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। करंट अफेयर्स का सीरीज देखते रहिए, घटे बढ़ेगा तो बताते रहेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई भी नहीं। शरद चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनके अलावा अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा की प्रथम प्रस्तुति की गई थी। और कुल 389 सदस्य का प्रावधान था उस समय संविधान सभा में, जिसमें 292 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत प्रांत के 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और शेष 93 सदस्य जो थे वो रियायती क्षेत्र से चुने गए थे। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान देश बनने की स्थिति में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 ही रह गई थी उस समय। ठीक, पूरा ये गणित समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? यह आया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था, और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। यहां पर गांधी जी भी गए थे, इस आंदोलन को नेतृत्व किया था उन्होंने। तो विश्व के दक्षिण अफ्रीका द्वारा 1948 से 89 के बीच रंग भेद का एक आधिकारिक नीति का पालन किया गया। और रंग भेद का अर्थ होता है रंग, वर्ण, त्वचा के आधार पर भेद किया जाना। और रंग भेद का दूसरा नाम गोरा काला के आधार पर भेदभाव किया गया था। इसे नस्लवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। रंग भेद का समापन की घोषणा यूनाइटेड नेशंस में 1994 में किया गया था, जिसका विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गांधी जी थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी जो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इसका नेतृत्व किए थे, रंग भेद का विरोध किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? इसमें संस्तुति की गई थी कुल 27%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27% मंडल आयोग के द्वारा किया गया था। और बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। और 1 जनवरी 1979 को कमेटी गठित किया गया। और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उसने जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया उस समय। 7 अगस्त 1990 को संसद में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको। इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसमें? अनुच्छेद 32 को। तो इसमें कोई भी नहीं दिया गया अनुच्छेद 32 से संबंधित। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसको हृदय का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको
कहा गया था और संवैधानिक उपचार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। इसके बिना संविधान को उन्होंने मरा हुआ यानी मृतप्राय कहा है। क्या कहा है? मृतप्राय। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। आर्टिकल 32 के बिना संविधान मरे हुए समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यक के संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लैंग्वेज और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के एजुकेशन यानी शिक्षा और संस्थाओं में स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार इसमें संबंधित किए गए हैं, निहित किए गए हैं। और मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बताए ही थे। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोग रिपीट हो रहा है बार बार, आप लोग कंफर्म याद करते जाइए, इसीलिए बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा जा रहा है तो आपको गलत चूज करना है, जो गलत होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, राइट आंसर है यह, मतलब सही कथन है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, यह भी सही कथन है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो, यह भी कथन सही है। तो गलत कथन पूछा जा रहा था, कोई भी गलत नहीं था इसमें, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है। कौन से? 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारा के बारे में कहा गया है। और संघीय ढांचा है यह, जो कनाडा से लिया गया है, यह विभिन्न स्तर पर है। कहां से लिया गया? संघीय ढांचा कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1980 में किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो यह हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे में। और जिम्बाब्वे की राजधानी की बात की जाए तो कहां है? इसकी राजधानी हो जाएगी हरारे, हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहां होगी? हरारे। और इसकी करेंसी की बात की जाए तो करेंसी इसका हो जाएगा अमेरिकी डॉलर। ठीक, जिम्बाब्वे की करेंसी अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है? एमरसन मांगवा, एमरसन मांगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यह किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। किस चीज की व्यवस्था की है पूछा जा रहा है। इसमें निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रपति भारत का देश प्रमुख होता है, प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने का प्रतीक माना जाता है। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति संबंधित पद से जुड़े हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई है कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं, आर्टिकल 58 में बताया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, 10 मिनट का एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसके तहत इसका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो इसका न्यूनतम आयु हो जाएगा 18 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 वर्ष। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। और अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 क हिंदी के अकॉर्डिंग क क्लॉज क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर एक ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करता है। और स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य यह हो जाता है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने का यह काम करता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय
पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार की बात की जाए तो उनका नाम है बलवंत राय मेहता। क्या नाम है उनका? बलवंत राय मेहता। इनकी ही एक कमेटी थी जिस पर इसकी मांग की गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं सभी को पता है। इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के ये पार्ट होते हैं। संसद के पार्ट की बात की जाए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद के अंग है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन का प्रावधान किया गया है। 80 में राज्यसभा की संरचना है। यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है राज्यसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो 81 में बताया गया है लोकसभा की संरचना, संसदीय प्रणाली, जिसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। और राज्यसभा की संख्या अभी कितनी है टोटल? ये हो जाएगी 250, 250। वर्तमान में यह 245 पर अटक गई है। और लोकसभा की अधिकतम संख्या की बात की जाए तो 552 है निर्धारित, और वर्तमान में यह 543 है। 543, जिसमें 2 मनोनीत सदस्य था, उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 324। अनुच्छेद 324 यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आएगा। और अनुच्छेद 289 ये जो दिया गया है, इसके अंतर्गत कहा गया कि राज्यों की संपत्ति और पेंशन से संबंध समायोजन कैसे होगा। अनुच्छेद 329 की बात की जाए, इसके अंतर्गत कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी सभी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप वर्जित होंगे। और वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग के एक मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त 2 होंगे। अगर 2025 अभी जब वीडियो अपलोड किया जा रहा है, लाइव चल रहा है, तो अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं अभी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ही, क्योंकि विकल्प के अनुसार ग्राम पंचायत इनमें से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? ग्राम सभा इसके प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्य चुनाव अवधि। मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है कि जब विधायिका का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या उससे पहले चुना जाता है, या फिर हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई, तो उस अवधि को मध्य अवधि कहा जाता है। जब लोकसभा चुनाव 5 वर्षों पर होती है, ठीक है, 5 वर्षों होती है, तो उसे आम चुनाव या सामान्य चुनाव कहा जाता है, जिसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। इस जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो 5 साल पर। और जब चुनाव समय अवधि से पूर्व होने से पहले, यानी 5 वर्ष से पूर्व किया जाए, जैसे लोकसभा भंग हो जाता है उसके कारण, तो उसे मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। जब कोई सीट रिक्त रह जाती है, यानी खाली रह जाती है, या प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, इसके कारण खाली हो जाए, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपचुनाव। जैसे आप लोग देखेंगे कि ये लोकसभा चुनाव दिनेश लाल यादव निरहुआ लड़ा था आजमगढ़ से, तो वो उपचुनाव में लड़ा गया था, ठीक, क्योंकि वहां के जो सांसद थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसके वजह से। भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में कोई भी धर्म को मनमानी करने या फिर राष्ट्र धर्म घोषित करने का अधिकार नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। यह मौलिक अधिकार में कहा भी गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप लोग प्रस्तावना में पढ़ते होंगे 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो 1976 में हुआ था,
इसके द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कोई धर्म को सर्वोच्चता नहीं दी गई है। यह धर्म तटस्थ देश नहीं है, धर्म से अलग भी नहीं है और धर्मनिरपेक्ष देश है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता बताई गई है और भारत प्राचीन काल से ही सर्वप्रथम सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को महत्व देते रही है। और भारत में हिंदू मुस्लिम दो बड़े धर्म समुदायों वाला देश है। इसके अतिरिक्त ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी धर्म यहाँ पर निवास करते हैं, जहां पर सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। भारत ऐसा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान किया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। न्यूजीलैंड के द्वारा 1893 के संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। कब? 1893 में सबसे पहली बार जब मिला था। न्यूजीलैंड की बात नहीं है, सबसे पहली बार 1893 में दिया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था। और भारत में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। भारत की बात की जाए महिलाओं को कब मिला था यह अधिकार? तो 1919 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। यह राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। जनवरी 2024 के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और इसके अतिरिक्त कई सारे राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी हैं और सैकड़ों पंजीकृत दल हैं। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए एक निश्चित मापदंड निर्धारित किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी अभी कौन है? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो विश्व का भी सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी है। अमेरिका में, अगर अमेरिका की बात की जाए तो यहां पर 2 दलीय प्रणाली होता है। कितना? 2 दलीय। और भारत में की बात की जाए तो यहां पर बहुदलीय बहुदलीय प्रणाली है। चीन की बात की जाए तो चीन में 1 दलीय प्रणाली होता है। तो आप तीनों उदाहरण जान लीजिए, चीन में 1 दलीय प्रणाली, अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली और भारत की बात की जाए तो यहां बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तभी बताया था, अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था इसके बिना संविधान मृतप्राय है, मरा हुआ समान माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? इसकी बुलंदी हुई थी 1789 ईस्वी में। कब? 1789 में, जब फ्रांसीसी राज्य क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया। इन महत्वपूर्ण घटनाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय ला दिए गए थे। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? लुई 16वां, इसके कार्यकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसी का शासनकाल था उस समय 1789 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का संबंध बंधनों का अभाव है? इसका लिखा गया है हॉब्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। और स्वतंत्रता शब्द जो है यह लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। स्वतंत्रता जिसको आप फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता नहीं होता है। स्वतंत्रता का जो मेन हिंदी रूपांतरण जो किया गया था उसका इंग्लिश वर्ड था लिबर्टी। सही से लिख देते हैं आपको, यहां देखिए लिबर्टी, इसका मेन स्वतंत्रता था। अंग्रेजी की शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द लीवर से हुई है, लीवर LIBER। इसका मतलब होता है बंधनों का ना होना, बंधनों का ना होना। हॉब्स और रूसो ये सभी विद्वान के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का ऐसा ही स्वतंत्रता मिलना चाहिए और उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, उनका यह कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? सभी जगह वह बंधनों में रहता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महान दार्शनिक थे रूसो, उसने यह कहा था। उनकी दृष्टि में व्यक्ति अपनी भलाई के संबंध में अपने विचार कर सकता है। ठीक,
अगर ग्रीन की बात की जाए तो ग्रीन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो करणीय और उपभोग है। जो करने के योग्य भी है और उपभोग करने के योग्य भी है, वही कार्य स्वतंत्रता के कार्य में शामिल होगा। अगर स्पेंसर, यहां देख सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, इनके कथनों की बात की जाए, इनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसे वह करने की इच्छा करता है, यदि वह किसी दूसरे मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है तो। ठीक है, रूसो का कथन सही है। यहां पर ये कथन, इन दोनों का कथन आपको बता दिए, तो याद रखिएगा ये सभी कथन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? तो जब राष्ट्रपति के द्वारा, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकता है या फिर समाप्त कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में 19 आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा भारत में अब तक कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुआ। ये पॉइंट जो है ना साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपातकाल की घोषणा 3 बार हुआ है। अगर वित्तीय आपातकाल की घटना पूछा जाए तो एक भी बार नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सांप्रदायिकता का जहर 1857 की क्रांति जो था, अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो की नीति इसने फैलाया था, जिसमें विलियम हंटर ने इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी थी। उसमें मुस्लिम समाज की कमजोरी का कारण हिंदू को माना था। और इसमें जो 1857 का क्रांति क्या था, गाय और सूअर की चर्बी से ये बनाया जाता था कारतूस, उसी से यह क्रांति फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था? तो यह पंचायती राज को बल देना था। 73वां संविधान संशोधन भाग 4, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था को गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था। और संविधान के भाग 9, यहां देखिए आप, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखकर संवैधानिक दर्जा इसी में दिया गया था। और स्वदेशी स्थानीय स्वशासन की आधुनिक समय में भारत में शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, उसके कार्यकाल में हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1900, यहां लिख देते हैं, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता कमेटी से, उसी से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व तो कौन करता है? तो यह जो किया जाता है, यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यदि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर देता है तो इसके बाद यदि लोकसभा विघटित होती है तो भी संयुक्त अधिवेशन निर्धारित तिथि को होना ही होना है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इसमें अधिकतर होता है कि जो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये स्थिति भी आपको बता देते हैं। और यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है कि हम नहीं मानेंगे, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और लोकसभा का संख्या बल अधिक होने के कारण जीत अंततः लोकसभा की होती है ऐसे केस में। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तारांकित प्रश्न क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता है तो वह प्रश्न के शीर्ष पर स्टार मार्क्स लगा देता है। ठीक, तारा का चिन्ह लगा देता है, जिसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। कोई प्रश्न तारांकित माना जाए या अतारांकित, इसका निर्णय यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जा सकता है। और तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है।
जैसे कि अगर अगला आंसर देता है और उसका जवाब सही नहीं लगता है, कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, तो पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न जो है वह लिखित रूप से पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न की बात की जाए तो यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि कितने तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में, विशेष दिन में पूछे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अधिकतम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस सन ईस्वी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में, 1973 ईस्वी में किया गया था। प्रथम परिसीमन आयोग जब 1952 ईस्वी में बना था और दूसरा 1962 ईस्वी में बना था और तीसरा जो है वह 1973 ईस्वी में बना था। चौथा परिसीमन आयोग की बात की जाए तो यह बना था 2002 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता कुलदीप सिंह ने की थी और उसका संस्तुति 1973 के आधार पर ही 2026 तक सदस्यों का आवंटन रहेगा। कब तक? अभी आने वाले 2026 तक आवंटन इसका रहना अनिवार्य है। इससे संबंधित और फैक्ट्स आपको बता देते हैं। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत जो 2001 में हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 क्लॉज 3 की शर्तों में संविधान संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि और कमी नहीं की जाएगी और नया परिसीमन लोकसभा के आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया जो परिसीमन है 2001 सेंसस, 2001 जनगणना, इसके आधार पर किया गया है और अनुसूचित जाति की 79, अनुसूचित जाति की जो 79 स्थान है सीट, उसे बढ़ाकर 84 और अनुसूचित जनजाति की सीट जो 41 था पहले, 41 था, उसके स्थान पर बढ़ाकर 47 कर दिया गया है। और अनारक्षित जो सीटें हैं, जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, उसकी टोटल सीटों की संख्या 410 है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब अगले एपिसोड में दिया जाएगा। तब तक कमेंट कीजिएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।